लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सींधों में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं है सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की इस पोएम की इन लाइनों को मैं इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज हम जिस नोवेल के बारे में जानेंगे उसका सारा निचोड़ इस लाइनों में है। द ओल्ड मैन एंड द सी ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक किताब नहीं है, ये एक मैसेज है। और वो ये है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीट। और इसे लिखा है इस किताब के राइटर ने, जिनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। द ओल्ड मैन एंड द सी, इस किताब को उन्होंने 1952 में पब्लिश किया था। और 127 पेजेस की इस छोटी सी किताब को क्यों 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। 1954 में ठीक एक साल के बाद इस किताब को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ऐसा इसमें क्या है, ज्यादा वक्त न जाया करते हुए आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े मछुआरे की, एक बूढ़े फिशरमैन की, जिसका नाम है सैंटियागो। 84 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक सैंटियागो ने एक भी मछली नहीं पकड़ी। 84 दिनों तक उसने मछली पकड़ने की बेहद कोशिश की, मगर खैर वो उसमें नाकामयाब रहा। अब उस वजह से उसके साथ में रहने वाले सारे लोग उसे बदकिस्मती के रूप में देखने लगे। बेचारा नाकामयाब बूढ़ा सैंटियागो अपने घर में बैठा था, तभी उसके पास एक लड़का आता है। अब इस लड़के का नाम है मनोलिन। ये एक यंग बॉय है जो कि सैंटियागो के पास आता था, उससे मच्छी पकड़ने की ट्रेनिंग लेता था। मनोलिन को भी बूढ़े सैंटियागो से लगाव था, क्योंकि सैंटियागो हमेशा अकेला ही रहता था, इसीलिए वो हर रात उसकी झोपड़ी का दौरा करता। अपनी मछली पकड़ने के गियर को वो धोता है और सैंटियागो के लिए खाना पकाता है। और खाना पकाते पकाते सैंटियागो के मनपसंद खिलाड़ी जो डिमेगियो है, उनके बारे में वो बातें करता था और साथ ही साथ में अपने अमेरिकी बेसबॉल के बारे में भी उसे बातें बताता था। अब इनकी बातचीत चल ही रही थी, तभी सैंटियागो मनोलिन को बताता है कि मैं कल गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाऊंगा, बड़ी दूर जाऊंगा ताकि मेरे हाथ में कोई मछली लगे। अभी सुबह सैंटियागो अपनी बदकिस्मती के 50वें दिन अपनी स्किफ को निकालता है। मनोलिन भी उसकी छोटी सी बोट को पानी में उतारने के लिए उसकी हेल्प करता है। अब सैंटियागो की नाव चल पड़ी है गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर। सैंटियागो बड़ी कोशिश करता है कि आज उसके हाथ कोई एक मछली लगे। अब वो मछली की खोज में बहुत दूर तक जा पहुंचा है, इस विश्वास के साथ कि शायद ही आज उसे कोई मछली मिल ही जाएगी। इस 50वें दिन के दोपहर तक उसे लगा कि उसने एक मछली को पकड़ लिया, मगर वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वो उसे किनारे तक ले जाने की कोशिश में था, मगर शायद ही आज उसके हाथ में कोई बड़ी सी मछली लग गई थी, जिसे वो खींच तक नहीं पा रहा था। तो किनारे तक पहुंचने की तो बड़ी दूर की बात थी, वो मछली तो उसके जाल में फंस चुकी थी, मगर उसे पकड़ना, उसे अपनी बोट में लाना उसकी बस में नहीं था। अब भले ही उस मछली को वो अपनी बोट में उतार नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस मछली को छोड़ा नहीं। वक्त यूं ही बीतता गया। इन्हीं कोशिशों में 2 रातें और 2 दिन तक बीत गए, मगर अब तक सैंटियागो ने उस रस्सी को छोड़ा नहीं है। उस रस्सी को कंसिस्टेंटली पकड़ने की वजह से उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। उस रस्सी को उसी तरह से पकड़कर वो अपनी नाव में सो गया। थोड़ा वक्त बीता, तभी उस मछली ने तेजी से हिलना शुरू किया, जिस वजह से सैंटियागो की नींद झट से टूट गई। उसने देखा कि वो बड़ी सी मछली उसी की बोट को खींचकर खुद के साथ ले जा रही है, क्योंकि अब तक सैंटियागो ने उस रस्सी को छोड़ा नहीं है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता रहा, मगर अब सैंटियागो को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसने मछली को पकड़ा है या कुछ और। आखिर उसने किस चीज को पकड़ा है? अब सैंटियागो को उसे रोकने की तरकीब नजर नहीं आ रही थी।
तभी उसने देखा कि स्पीड से आगे जाकर उस पकड़ी हुई चीज ने पानी में एक गहरी डुबकी लगाई। वो कोई मामूली फिश नहीं थी, वो एक मर्लिन फिश थी जो उसके अंदाजे से काफी बड़ी थी। सैंटियागो उसे देखकर बस देखता रह गया। वो मर्लिन फिश सैंटियागो के गियर की हुक से छूटने के लिए तड़पने लगी। उतनी ही जोर से सैंटियागो ने अपनी गियर को कस के पकड़ा। उस वजह से उस रस्सी से अब उसका हाथ भी कटने लगा था। इसके बावजूद उसने उस रस्सी को छूटने नहीं दिया। अब उसकी स्किफ उस मर्लिन फिश के आसपास घूमने लगी। अब सैंटियागो को इतना तो पता चल चुका था कि उसने किस चीज को पकड़ा है। अब उसे पता था कि अगर ये यूं ही जिंदा रही तो मैं किनारे तक नहीं पहुंचूंगा। जैसे 2 दिन बीत गए उसी तरह से कई दिन बीत जाएंगे और मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। ना ही तो ये किनारे तक पहुंचेगी, ना ही मुझे पहुंचने देगी। इसीलिए वो उस रस्सी को बड़ी जोर से खींचकर उस मर्लिन को अपनी बोट के पास लाता है और उसके पास के एक हथियार से उस मर्लिन फिश को उस नोकीली चीज से मार देता है। उस वार से उस मर्लिन फिश की मौत हो जाती है। ये सोचकर कि मछली इतनी बड़ी है कि वो उसे उसकी नाव में फिट नहीं कर सकता, फिर भी वो उसे वहां पर नहीं छोड़ता। वो उस रस्सी को उसी तरह से पकड़कर वो किसी तरह से अपनी गांव की ओर रवाना होता है, ये सोचकर कि ये मछली उसे बाजार में कितनी कीमत देगी और वह उसे कितने लोगों को खिलाएगा। अब वो जा ही रहा था, तभी मर्लिन फिश के जख्म के उस निशान से पानी में उसका खून बहने लगता है। अब ये जो मर्लिन फिश का खून है ये शार्क को बड़ा अट्रैक्ट करता है। थोड़ी ही देर बाद में सैंटियागो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके नाव के पीछे एक बड़ी शार्क मर्लिन को खाने के लिए बेताब थी। वो शार्क उसकी मर्लिन को खा ना सके, इसीलिए सैंटियागो बड़ी ही मुश्किल से उस शार्क को मार देता है। मगर उस शार्क ने तब तक उस ग्रेट मर्लिन को काट लिया था। मगर उसके काटने की वजह से मर्लिन का ब्लड और तेजी से बहने लगा, जिससे अब बाकी बची कुची शार्क भी अट्रैक्ट हो जाती है। अब सारी शार्क सैंटियागो की मर्लिन को खाने के लिए बेताब थी। सैंटियागो बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिशों के बाद उसमें से 3 शार्क को मार देता है, मगर दोबारा उस हर एक शार्क ने मर्लिन को फिर से काट लिया था। खून का बहाव और भी तेजी से बढ़ने लगा। देखते देखते सैंटियागो के पीछे बहुत सारी शार्क पड़ गई थी। वो अभी भी उनसे लड़ रहा है। वो और भी शार्क से लड़ पाता, मगर उसका हथियार भी अब टूट चुका था। सैंटियागो स्कीफ लेकर टिलर को चीर देता है और लड़ाई जारी रखता है। मगर खैर, एक शार्क को मर्लिन के सिर को खाने की कोशिश करते देखकर सैंटियागो को पता चलता है कि मछली पूरी तरह से खा ली गई है। अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका सर। इस वाक्य को देखकर वो बड़ा निराश हो जाता है और अपनी नाव में बैठ जाता है। और अब सैंटियागो अपने आसपास के उन शार्क को बताता है कि उन्होंने उसके सपनों को मार डाला। सुबह होने से पहले अब वो तट पर पहुंच चुका है। अपनी नाव के ही पास उस मर्लिन को वहीं छोड़कर घर आते ही वह गहरी नींद में सो जाता है। सुबह मनोलिन सैंटियागो को ढूंढता हुआ आता है। जैसे ही वह सैंटियागो के लिए कॉफी लेने जाता है तो वह उसकी हालत देखकर रो पड़ता है। दूसरी ओर मर्लिन फिश के पास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उनमें से एक ने मर्लिन के स्केलेटन को नाक से लेकर पूंछ तक 18 फीट नापा। उनमें से एक को लगा कि शायद ही ये शार्क है। अब जब इस वाक्य को मनोलिन देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आती है कि उसे उसके सैंटियागो ने पकड़ा है। मगर उसकी मुस्कान उन मछुआरों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मनोलिन को कहा, जाकर अपने सैंटियागो को बता देना कि उन्हें खेद है कि वो मर्लिन को जिंदा लाने में नाकामयाब रहा। एंड में सैंटियागो ने बचे कुचे मर्लिन के फिश के सर को अपने साथी मछुआरे पेट्रिको को दान दे दिया, जो लंबे समय से सैंटियागो के प्रति दयालु रहा। वो मनोलिन से फिर से एक बार मछली पकड़ने का वादा करता है, क्योंकि अब मनोलिन को पता चल चुका था कि उसके पास किस लेवल का ट्रेनर है। बात यहाँ पर सिर्फ नजरिए की थी। मनोलिन को पता चल चुका था कि वो कितना लकी है। वो इस चीज से खुश था कि अब उससे सैंटियागो से कितना कुछ सीखने को मिलेगा। रात को जब सैंटियागो गहरी नींद में सो रहा था तो वहाँ एक अफ्रीकी समुद्र तट पर अपनी जवानी और शेरों के सपने देखता है। और इसी के साथ ये नोवेल यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे है तो 127 पेजेस की नोवेल, पर पूरे दुनिया भर का मतलब अपने अंदर समाये बैठी है। वैसे किताबें होती ही कमाल की है। अब थोड़ी सी जानकारी राइटर के बारे में जानते हैं। देखिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे
ये एक बहुत ही मशहूर राइटर है। उनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 को और उनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1961 में। 61 की एज में उनकी मौत हो चुकी थी। उनके नोटेबल वर्क द सन ऑल्सो राइजेस, ये उनकी फर्स्ट नोवेल थी जो कि 1926 में उन्होंने पब्लिश की थी। सेकंड उनका इम्पोर्टेंट वर्क है द फेयरवेल टू आर्म्स। इस नोवेल को उन्होंने 1929 में पब्लिश किया था। और ये कब की बात है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में 1918 में जब वो इंजर्ड हो चुके थे तब उन्होंने ये नोवेल लिखी, जिस वजह से उनके साथियों को इस नोवेल से बड़ा हौसला मिला। नेक्स्ट उनका फेमस वर्क है फॉर होल द बेल टॉल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब जानते ही इन्हें अवार्ड्स कौन से मिले थे। देखिए पुलित्जर प्राइज़ मिला था फॉर फिक्शन 1953 में और ये मिला था उन्हें द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, इसी नोवेल के लिए जिसे आज हमने कवर किया। बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला 1954 में इसी नोवेल के लिए जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। अगर उनकी लाइफ देखेंगे तो देखिए उन्होंने अपने स्कूल के बाद कुछ समय के लिए रिपोर्टर का काम किया। 1921 में उन्होंने हैडली रिचर्ड से शादी की। उसके बाद उनकी 3 शादियां हुई। 1959 में उन्होंने कचम इडाहो में एक घर खरीदा, जहां पर 1961 में उन्होंने सुसाइड किया। थोड़ा सा इस नोवेल के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट सीख जो मुझे लगी कि आसानी से हार मत मानिए। डू नॉट क्विट इजीली, ट्राई 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 बट डोंट क्राई। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम सोचे तो लोग क्या सोचेंगे। इसमें बात सिर्फ और सिर्फ नज़र और नज़रिए की होती है। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तीसरी बात मुझे ये लगी कि अगर कोशिशें बरकरार हो तो मंजिल बेइंतहा खूबसूरत होगी। चाहे सक्सेस मिले ना मिले, कुछ हासिल होना हो, कुछ भी ना करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप कोशिश करें। चौथी ये सीख मिली कि मुसीबतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ज़रूरी है ये कहना कि मैं भले ही हार क्यों ना जाऊँ, मैं हार नहीं मानूंगा। और सबसे आखिरी 5वीं बात कि सब कुछ ठीक है, फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ नज़रिए का। इसमें ये चीज़ मैंने यहाँ से ढूंढी कि सैंटियागो के आसपास जो मछुआरे रहते थे उन्हें देखने का नज़रिया उसके प्रति कैसा था, और जो मनोलीन है वो किस नज़रिए से उसे देखता था, उसकी कोशिशों को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी लाइफ को वो किस तरह से एब्जॉर्व कर रहा था। सैंटियागो एक ही है मगर उसे देखने के नज़रिए बहुत है। उसमें से सही कौन सा है, इसे चूज़ करने का नज़रिया जिसके पास है तो उसके लिए सब कुछ ठीक है। इन सारी सीख का मतलब सिर्फ एक ही लाइन में है जिसे हमारे राइटर ने लिखा है कि मैन कैन डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीट, कि आदमी को नष्ट किया जा सकता है पराजित नहीं।